आपका चैप्टर है 4 जिसका नाम है द रेड रेड। अगर इसको समझा जाए तो बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता है ये चैप्टर आपको। एक्चुअल में आपने जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़े, हर चैप्टर आपका कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। अभी तक आपने जो छोटी क्लासेस में चैप्टर पढ़े थे वो थे आपके दादी का तकिया, मतलब छोटी छोटी सीख में चालाक लोमड़ी, छोटी छोटी सीख मिलती थी। लेकिन अब वो जानता है कि आप ज़िंदगी के उस पड़ाव पे आ चुके हो जब आप अपने डिसीजन खुद लेने लायक हो चुके हो। आज से पहले आप मम्मी पापा के अंडर में थे, तब आपको छोटी छोटी सीख मिलती थी जो लाइफ को लेके नहीं थी, अलग टाइप की चीज़ें थी। मम्मी पापा ही कहना मानो, लालची मत बनो, सबकी मदद करो, इस टाइप की होती थी। अब वो जितने भी चैप्टर आपको देता है, हर चैप्टर में से आपको ये बताना चाहता है कि आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ी डेवलप हो जाए। आप ऐसी कुछ बातें सोचो और जो दुनिया का सच है उसको जानो, क्योंकि यहाँ से 12th के बाद से आपका लिया गया डिसीजन आपका पूरी लाइफ डिसाइड करने वाला है। आप किस डायरेक्शन, क्योंकि जहाँ भी भगोगे पूरी रफ्तार से भगने वाले हो। 12th पास हुए, जिस डायरेक्शन में गए शुरुआत के 3 साल उधर जाएंगे, और जितनी ताकत पूरी ज़िंदगी की इन 3 सालों में है ना वो बचपन में थी ना आगे की जवानी में। 12th की बाद की आगे के 3 साल जिस डायरेक्शन में तेजी से भाग लिए उसी डायरेक्शन में आपकी लाइफ बनने लगेगी, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे आप किसी पढ़ाई की फील्ड में हो, बिजनेस की फील्ड में हो, नेतागिरी में हो। मैं तो केवल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि नौकरी करना उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कोई भी फील्ड, जिस फील्ड में आप अगले 3 साल भागोगे 12th के बाद, वही फील्ड आपकी लाइफ डिसाइड करेगी कि आप ज़िंदगी कैसी जीने वाले हो। अगले 3 साल जिस प्रकार से आपने सोचा, जिस प्रकार से एक्शन लिए, जिस प्रकार से काम किए गए, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। बात सक्सेस और फेल्यूर की बात है ही नहीं। आप जो 3 सालों में करोगे उससे जो सीखने को मिलेगा वो आपका फ्यूचर सेट कराएगा। चाहे आप जो चाहते हो वो मिले या ना मिले, ये जरूरी नहीं है कि जो आप चाहते हो मिल ही जाए, लेकिन उस बीच में जो पूरी ताकत से सीखने वाले हो वो आपका फ्यूचर सेट करेगा। उस बीच में कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या हैं, क्योंकि खुद की ज़िंदगी से सीखना ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। औरों से सीखो। आप जितने भी फेमस लोग सुनोगे, जो महान लोग हैं जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं, एक्चुअल में वो खुद कई सारी किताबें पढ़ चुके हैं। किताबें कौन सी? जो औरों ने लिखी। कुछ लोगों ने उन पर शोध किया, रिसर्च करी, फिर कोई किताब लिखी, मैंने उस किताब को पढ़ा। तो जो उसने 10 साल में रिसर्च करके लिखा, मैंने वो 2 दिन में पढ़ लिया, 2 महीने में पढ़ लिया। अब उन बातों पर 2 साल में मैंने अमल किया, तो उसकी 10 साल मेरी 2 साल बराबर हो गए, क्योंकि मैंने क्या कर लिया, उसको सीख लिया। तो औरों की गलतियों से सीखना, सामने वाले को देख के सीखना, यही एक्चुअल में सीखना होता है। अपनी लाइफ कम पड़ जाती है कुछ सीखने के लिए। आप लोगों ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10th में सोशल साइंस पढ़ी थी सबने। अब सोशल साइंस पढ़ने के आपके 2 तरीके हो सकते हैं। एक, आपने चैप्टर्स पढ़े हो, क्वेश्चन आंसर याद किया हो, तारीखें याद करी हो, और एक ऐसा टीचर होता है उसने ये पढ़ाया हो कि ऐसा हुआ क्यों। आज दुनिया की, पूरे भारत की कह रहा हूँ, सबसे बड़ी नौकरी कहते हैं यूपीएससी। हालांकि पैसा औरों में ज़्यादा है, आईआईटी में करोड़ों का पैकेज लगता है, और भी हो सकती है, डॉक्टर में बहुत सारी है, लेकिन जो नौकरी है गवर्नमेंट की बात करो, यूपीएससी सबसे अव्वल दर्जे पे है। और आप नोटिस करोगे यूपीएससी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, ये क्यों पढ़ाई जाती है आज भी, जबकि 10th के बाद ख़त्म कर दी जाती है 11th 12th में। और आपको वहाँ जाओगे यूपीएससी करने तो पहले कहेंगे एनसीईआरटी ख़त्म करो, 6 से लेकर 10वीं तक की पहले बेस क्लियर करो, तब एडमिशन लेने आना, अच्छी कोचिंग होगी, ये कह देगा। या फिर वो ये कहेगा फंडामेंटल के नाम पे कि आप फंडामेंटल पढ़ाएंगे आपको 1 साल, उसका आपसे ले लेगा 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा। तो वो आज भी आपसे क्यों कह रहा है कि आप ये सोशल साइंस पढ़ के आओ, क्योंकि सोशल साइंस से हम क्या है, कुछ राजाओं ने जो गलतियां करी उनसे हम सीखें, किसने अपने शासन कैसे चलाया, क्योंकि आगे चल के आप कलेक्टर बनते तो आपको भी पूरा जिला चलाना है। कौन से राजा ने क्या गलती करी, वहाँ अपन ने पढ़ा, उसके पीछे के कारण पढ़े। उसमें अगर जिसने यूपीएससी ढंग से करी होगी वो तुम्हारे राजनीति के धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, अगर पढ़ा लिखा होगा राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ेगा, करेगा राजनीति लेकिन उल्लू नहीं बनेगा, क्योंकि वहां से उस चीज की जड़ मालूम चलती है और उस व्यक्ति को कोई उल्लू नहीं बना सकता।
पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हर किसी की बातें नहीं मानता, वो हर बात में तर्क करता है, सवाल पूछता है। कारण क्योंकि उसके बारे में उसको नॉलेज है। जिसको नॉलेज नहीं है उसे जैसा डरा दिया जाए वैसा डर जाता है और बात मान लेता है। एक्चुअल बात ये है। तो सोशल साइंस क्यों पढ़ी, उसको एक 2 मिनट में उदाहरण समझाऊंगा, फिर अपने बाद चैप्टर समझते हैं। सोशल साइंस से हमने क्या सीखने को मिला, जैसे आपका मौर्य डायनेस्टी के बारे में सुना है सबने, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो कुछ चीज़ें कैसे सीखी जाती हैं, सबने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा। सीखने वाली बात वहाँ से क्या थी कि आदमी बिना सोर्स के बहुत कुछ कर सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य छोटा सा बच्चा था, चाणक्य की बेइज्जती की गई धनानंद के साम्राज्य में। धनानंद अपने अपमान का बदला लेने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध में था, जंगल में जा रहा था। चाणक्य ने उसको एक सांड से बचाया। छोटे से बच्चे ने सांड के आगे आके उसे डायरेक्शन बदल दी। वो कह रहा छोटा सा बच्चा मुझे बचाने के चक्कर में सांड के सामने आ गया, कितना बहादुर होगा ये। तो उसने इसके अंदर क्वालिटी देखी और डिसाइड किया कि मैं इसको पूरे भारत का राजा बनाऊंगा। चाणक्य जो चंद्रगुप्त था, उसके पिताजी शराब पीते थे क्योंकि उसका खुद का बेटा था नहीं वो। उन्होंने उसके सोने की सरपियाँ दी, उसके बाप ने बेच दिया कि ले जाओ तुम कुछ भी करो, हमें क्या दिक्कत है, हमें दारू के लिए पैसा मिल गया। उसने उसको पढ़ाया, चंद्रगुप्त मौर्य को इतना बलशाली बनाया, बुद्धि दी, हर प्रकार की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, कोई सेना नहीं, 2 लोग। ना चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत पैसा है, चाणक्य तो बेचारा है ही गरीब। इन्होंने पता है सेना कैसे बनाई, बलशाली बनाया, पर्सनैलिटी ऐसी बनाई देख के कोई भी कहे कि हाँ कोई व्यक्ति है। और चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि जाओ उस राजा के पास, छोटे छोटे राजाओं के पास गया और वहां जाके कहा कि सुनो, धनानंद पूरे देश का राजा है, उस पर मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ और उसको धूल चटा के पूरा राज्य अपने कब्जे में। तुझे साथ देना है तो दे दे, वरना मेरी सेना खड़ी है काली घाटी के पीछे। और क्या करूँगा, अगर तू 2 ऑप्शन तेरे के पास, या तो मेरे साथ मिल जा, नहीं तो मैं अभी तेरे ऊपर आक्रमण करता हूँ, तेरी सेना को 2 मिनट में तुझे मार के तेरी सेना अपने ऊपर मिला लेता हूँ। बता मरना चाहता है या वैसे मिलना चाहता है। मिल गया तो तुझे फायदा होगा कि जब मैं धनानंद को हराऊंगा तो उसमें से जो भी कुछ बचेगा तेरे हिस्से में भी आएगा, तुझे भी मैं प्रॉफिट दूंगा। अब वो सोच में पड़ गया, उसे नहीं पता इसके पास कुछ है कि नहीं। वो ये सोच रहा है कि धनानंद पे जो आक्रमण कर रहा है पूरे देश के राजा पे, पक्का इसके पास कुछ तो होगा। जो धनानंद पे आक्रमण करने जा रहा है मतलब कुछ तो ताकत होगी, तो मैं तो इससे नहीं जीत पाऊंगा, ये बात पक्की है। उसने पहले हथियार डाल दिए, जबकि कोई सेना नहीं। उसने कहा ठीक है महाराज, हम आपका साथ देंगे। कहा ठीक है, अपनी सेना लेके रविवार को काली पहाड़ी के पीछे मिलना है। क्या ठीक है। ऐसे गया 30, 40, 50 राजाओं के पास, सबको यही धमकी, और सबको बुलाया काली पहाड़ी पे। 50 राजाओं की सेना काली पहाड़ी पे पहुंची अपनी अपनी सेना लेके। ऊंची से पहाड़ी पे खड़े हो गए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। और एक राजा बुलाया कि सुन तू इधर आ। सेना पूछ रहा था कहाँ है, देख सेना। अब वो जो राजा एक बुलाया है वो 49 सेनाओं में से केवल अपनी सेना देख रहा है कि मेरी तो वो खड़ी है, 49 किसकी है, यही की होंगी। उसे ये लग रहा है कि इतनी बड़ी सेना किसकी है। देख ली क्या कि अब तो वो सेल का कर देंगे, अरे मांगा तू जा। दूसरे को बुलाया, अब तू आ जा। 50 को उसने सेना दिखा दी और 50 को लगा कि इसके पास सेना है। उनके अंदर आत्मबल आया, बुद्धि का खेल, और कर दिया युद्ध, लेकिन हार गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को फिर सीख मिली। ऐसे बुरी तरह हारे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य भागते हुए गए, जंगल में छुप रहे थे, पीछे सेना पड़ी थी, बुरी तरह घायल दोनों के दोनों। और एक पानी बरस रहा था, एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक माँ अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी। बच्चे ने खिचड़ी खाई तो उसका हाथ जल गया। जे उसके पीछे दुबके हैं, जंगला है, उसमें से देख रहे हैं भूखे प्यासे। औरत ने पता है क्या कहा कि तू भी बन गया चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, बीच में से खिचड़ी क्यों खा रहा है, बीच में से हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा ही। सिरा सिरा के ठंडी करके कोने कोने पे से खाता तो पूरी खिचड़ी खा लेता। चंद्रगुप्त मौर्य सुनना पीछे खड़ा खड़ा और समझ गया बात को कि हमारी गलती क्या थी। इतना बुद्धिमान व्यक्ति को एक औरत ने सिखा दिया। चाणक्य को, चाणक्य नीति जानते हो, उसने एक औरत से सीख लिया कि अनपढ़ औरत, उसने बहुत बड़ी बात कही कि खिचड़ी को बीच में से ना खाते, साइड साइड से खाते, सिरा सिरा के साथ पूरी खा लेते। चंद्रगुप्त मौर्य ने बीच में से खाने का प्रयास किया, इसलिए मारे गए होते। इन्होंने क्या किया, सेना लेके डायरेक्ट पहुंच गए। जो देश का इतना बड़ा राजा है उसकी सब तरफ व्यवस्थाएं होंगी, एक मैसेज पे सेनाएं आगे रहेंगी। इन्होंने क्या किया था,
मान लो यहाँ है ये चाणक्य, ये अपना चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और यहाँ है धनानंद, ये डायरेक्ट आक्रमण कर रहे हैं भाई साहब। इसने एक मैसेज किया, इधर के राजा भागते हुए आए, इधर के आए, चंद्रगुप्त मौर्य बीच में घेर लिए, मारे होते बच गए, वो तो भग के हट गए यहाँ से। तो उसने सोचा कि ये तो दिक्कत हो गई। अब उसने क्या किया, दोबारा सेना बनाई, धनानंद के जितने भी शत्रु थे उन सबको साथ लिया, फिर से सेना बनाई, डेवलप करी। 2-4 साल बाद उसने क्या किया, इस पर आक्रमण ना करके बीच में से खिचड़ी नहीं खाई, पहले इनको समाप्त किया कि जो पीछे सपोर्ट देने वाले हैं इनको खत्म करो। जब ये और पास के खत्म कर दिए, वो सपोर्ट देने वाला नहीं रहा कि अब आ जाओ, और इसको मार गिराया और पूरे देश का राजा बना। अब हमने सोशल साइंस क्यों पढ़ा ये चैप्टर, मौर्य डायनेस्टी क्यों पढ़ी, सेलेब डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, आपको इसलिए पढ़ाई गई। ये आप यूपीएससी में पढ़ोगे तब फिर समझ में आएगा कि क्यों सीख रहे हैं हम, ये पढ़ क्यों रहे हैं। वैसे ही रटा दिया जाता है कि पढ़ते चलो। सोशल के बच्चे कोचिंग भी जा रहे हैं, तारीख याद करा दें, कौन हारा कौन जीता। यूपीएससी नहीं पूछता कौन हारा कौन जीता, वो ये पूछता युद्ध हुआ क्यों। ये आपको पता हो तो कल आपके घर में युद्ध ना हो, आपके जिले में युद्ध ना हो, और युद्ध हुआ तो उसको रोका कैसे गया। इसीलिए यूपीएससी में निबंध लिखे जाते हैं 300-300 शब्द के। समझ में आई बात। तो ये पढ़ाई होती है, ये होती है सीखना, रटने से, रटते रहो। तो सोशल साइंस में ये समझ में आता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ, जो गलती हमें नहीं करनी। आपको क्या सीख मिली, लड़ाई हैगी, अकेले नहीं पहुंच के मार देगा मैं, पता चलो कुट के आ रहे हो, पहले देख लो कि जाके सन को है पहले पूरी स्थिति का जायजा लो, पता चले कि तुमसे तगड़ा ना निकले, देखने में वैसा लग रहा है, जायजा ले लो कि हाँ जे हैं, इनसे कोई समस्या नहीं है, तब जाओ। ये चीजें सीखने को मिलती है। अब ये नहीं कहते लड़ाई झगड़ा करो, बस एक बात बता रहा हूँ, सीखने वाली बात है। वापस से चैप्टर पे आते हैं, जो अपना टॉपिक है, ध्यान से सुनना। हाँ, अच्छा लग रहा है। सोशल मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, मैथ के अलावा और सब्जेक्ट पढ़ाता था किसी जमाने में, और बच्चे बैठे रहते ऐसे ही कहते सर तुम ही पढ़ाओ 6 घंटा। बट मैंने इंग्लिश को प्रेफरेंस ज़्यादा दी, क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता इंग्लिश में। चलो ध्यान देना, चैप्टर का नाम क्या है, द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जानते हो, ये आपका रैट ट्रैप है एक्चुअल में, ठीक है, जिसमें एक चूहे को फंसाने के लिए यहाँ एक रोटी फंसाई जाती है। विदेशों में जहाँ रोटी नहीं होती वहाँ चीज का टुकड़ा फंसाया जाता है, जो पिज्जा बर्गर का होता है उसका टुकड़ा फंसा दो, पनीर का टुकड़ा फंसा दो, ठीक है, चीज कह रहे हैं जिससे क्या होगा, उसे खाने आए, जैसे खाने आएगा अंदर तो चला जाएगा, उसको खाने के लिए खींचेगा वो इसमें बंद। अब अंदर पनीर का टुकड़ा मिल गया, खाता तो रहेगा, लेकिन वो काय में आ गया, रैट ट्रैप। अब उसने ये रैट ट्रैप आपको क्यों बताया, क्योंकि दुनिया एक रैट ट्रैप है, और चूहा कम फंसा है उसको हम फिर भी ले जाके बाहर छोड़ देते हैं। आप जिस दिन रैट ट्रैप में फंसते हो आप बाहर नहीं निकल पाते उससे, ये फिर भी बाहर निकल जाएगा। आप जिस दिन फंसोगे उस दिन बाहर निकलना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपका अंत होने पर ही बाहर निकल पाते हैं। कैसे, उसको चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, गौर करना। ये चैप्टर मैंने स्पेशली नोट्स बनाए हैं, लगा रखा है, ये दिख रहा है, जूम करता हूँ थोड़ा सा, किताब में नहीं है इसलिए मैंने इसका नोट्स खुद से बनाया। इसको गौर से देखो, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अब गौर करना, बहुत धूप डाल के मैंने लगाया है इसको। ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट यानी नौकरी। आदमी एम्प्लॉय होता है, बचपन से हमें सिखाया जा रहा है बेटा पढ़े लिख लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, बढ़िया बहू मिलेगी, यही तो कहा जाता है। इतनी गंदी छोटी घटिया सोच बचपन से बच्चे को पढ़ाया गया कि पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिलेगी, बहू मिलेगी। ये बातें बताने फालतू फर्जी थी कि नहीं? आपको बचपन से ये नहीं कहा गया बेटा पढ़ लिख लो, आगे चल के मालिकी करना, बिजनेसमैन बनना, या फिर जो भी करो उसमें मालिक बनना। नौकरी शब्द में ही नौकर आ गया। बचपन से आपसे सिखाया गया बेटा नौकर बनना है। सुन लो, इनडायरेक्टली बात हजम नहीं होगी पेरेंट्स को, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने सिखाया ये बच्चे को नौकरी करना। अगर उसका माइंड सेट नौकरी वाला नहीं होता, बता दूं आपको, जो बनिया वर्ग है, बनिया वर्ग बहुत कम मिलेंगे अपने बच्चों से कहते हुए नौकरी करना। बात आईआईटी की नहीं कह रहा, कुछ उसमें भी है, लेकिन बहुत कम वर्ग है जो बिजनेसमैन वर्ग है, गुजराती, मारवाड़ी टाइप, बनिया वर्ग। इनके बच्चे ज्यादातर तुम देखना अपना बिजनेस करने में लगे होंगे और वो तुमसे कई ज्यादा गुना सक्सेस होंगे। अब कंपेरिजन नहीं कर रहा,
सभी हर परिवार में है, लेकिन ज़्यादातर जो मेंटलिटी वाली बात है वो छोटे से ही बच्चे को दुकान पर बिठा देते हैं। टिफिन देने आ रहा है, 1 घंटा बैठ, स्कूल कोचिंग जाता रहेगा, टिफिन देने हम खा रहे हैं तो बैठ। समाज का शर्म नहीं, समाज का डर नहीं कि औरत क्यों दुकान में बैठी है, अरे सौदा ही तो दे रही है, कौन सा बसंती बन के नच रही है। अपने आ रहे घूंघट खोल लो, घूंघट खोल लो, शकल ही तो देख लेगी, इसमें क्या हो रहा है। अपने यहाँ समाज वाले घूंघट तक नहीं खोल ले रहे थे, बने अपने पूरे परिवार को, छोटा बच्चा हो, उनके 2-3 लड़की भी हो जाए ना तो भारी नहीं होती, क्योंकि वो पिताजी का हाथ बटाती है साथ में। अपने यहाँ लड़की को बैठने नहीं देंगे, इज्जत वाली बात। इज्जत किसी और की नहीं, वो समाज ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है, जैसे तुमने उसकी सुनी और आप गए। यही हो रहा है दुनिया में। बहुत सारी बातें ध्यान रखना। यहाँ क्या कहा गया, अब वो शिक्षित वर्ग है, एक्चुअल जहाँ तुम देखना, और समाज की कम सुनता है, वो अपने ग्रुप की सुनता है कि हमारा बनिया वर्ग समाज गुप्ता अग्रवाल जे वाला वर्ग है, इसकी सुन लो, और इस वर्ग में सब काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अपन अपने समाज की सुनेंगे, निचले वर्ग की भी सुनेंगे, उपले वर्ग की भी सुनेंगे, सबकी सोच के चलते हैं। मारा जाता है सबसे ज्यादा ठाकुर पंडित, सबसे ज्यादा मारा जाता है कि लोग क्या कहेंगे। समस्या ये है, हालत भले भूखे मर जाएंगे, कर्ज मांग लेंगे, दारू पी के पौवा पी के मर जाएंगे, लेकिन ठेला नहीं लगाएंगे, भूखे मर रहे होंगे तो। अपना ही तो घाटा कर रहे हो, जिस दिन आप भूखा मरोगे कोई नहीं खिलाएगा। तो थोड़ी सी मेंटलिटी बचपन से बदलनी पड़ेगी। यहाँ व्हाइट पैंट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, और ये ऑफिस जा रहा है, मान लो सरकारी नौकरी तो 5% है, 95% लोग नौकरी करने में लगे हुए हैं, एक प्रकार की मेंटलिटी बचपन से, और गए और अपनी नौकरी करी। इसी नौकरी को कह रहे हैं रैट ट्रैप। वो गया, ये लिखा है आपका पैसा, पैसे के लालच में, और जैसे ही पैसे से हाथ लगाया, ये थी आपका चारा। चूहे के लिए होता है रोटी का टुकड़ा और चीज, आपके लिए है पैसा। चाहे भले ही आपको 50-60 हजार रुपए मिल रहे हो, उसको लेने के चक्कर में जैसे ही आप गए, बस बॉस ने दबोच लिया कि अब तो कहीं नहीं जाएगा। चाचा की लड़की की शादी, कह दे छुट्टी नहीं मिल रही। अम्मा बीमार हो गई, 2 दिन के लिए जाना, तीसरे दिन मुझे चाहिए, नहीं नौकरी से लाद दे दी जाएगी, भागा भागा जा रहा है। शादी होगी तेरी, ठीक है, 15 दिन से ज्यादा नहीं, बेचारे को मन कर रहा हो 2 महीना संग रहे हो, नई लड़की घर में आई है। ऐसा नहीं संग रहने की बात, कोई नई लड़की घर में आई है, तुमसे ज्यादा वो किसी को नहीं जानती, तो उसका साथ कुछ समय के लिए होना चाहिए, ये फीलिंग समझनी चाहिए। वो तुमसे ज्यादा किसी को नहीं परिवार में जानती, कम से कम आपको कुछ समय तो उसका साथ देना चाहिए, और अपनी मन की बात कह पाए। परिवार वालों से भूलने में थोड़ा समय लगेगा। पता चला क्यों कि बस 15 दिन, और 15 दिन में वो बेचारा लगन से 5 दिन पहले आया, 10 दिन तक मेहमान बने रहे, बातें कब बोले, और तुम गए। समस्याएं कहाँ है। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम भैंस थे, तुम्हें साकर ढीली कर दी, करने घूमे जा चढ़ के आ। जब मन हुआ मैंने फिर खींच लिया, फिर कूटा से बांधे, तो यही सानी का, यहाँ गोबर कर और यहाँ बैठ। नौकरी यही है, नौकरी में आपको खरीद लिया गया, आप उसके गुलाम बन गए। पहले की गुलामी अलग थी, आज की गुलामी ये है। हर वो नौकरी, मैं नौकरी को बेकार नहीं कहता, बट हर वो नौकरी जहां आपको घुटन हो रही है, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो हर नौकरी गुलामी है, हर नौकरी रहते है। जिस नौकरी से आप खुश हो, मैं नौकरी को दोष नहीं दे रहा, आपका काम मन का है, उस नौकरी से आप खुश हो, अपने मन के काम कर पा रहे हो। मन के मतलब जिससे किसी और को नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि मैं तो गाड़ी देने का मन है, आज बाजार में खड़े गाड़ी दें, ऐसी बात नहीं। हर वो काम जिससे किसी का नुकसान ना हो, अपना मन खुश रहे। अगर वो काम आप नहीं कर रहे हो, सच बता रहा हो, जिंदगी भर करते रहना, पैसा काफी कमा लोगे, अंत में जाके दुख जरूर होगा। हम फ्यूचर में जीते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा। फ्यूचर का छोड़ो, कल मर गए तो लोग कहते हैं मैंने कल 17.5 पौने 18 या 17.5 हज़ार के लगभग खर्च कर दिए। टीचर्स का कहना होगा कि फालतू में कर दिया, क्या मतलब है, क्या होगा इससे। मुझे अपना दिन आज जीना है, मैं फ्यूचर नहीं देख रहा। मेरा एक्सीडेंट हुआ, सर फूटता मर जाता, फिर डरे रह जाते, अकाउंट में 10-12 लाख जो भी थे। मैं सोच रहा हूँ कि बुढ़ापे में घर बन जाएगा, शादी हो जाएगी, उसके बाद घूमूंगा। तब तक मुझे कोई बीमारी बन गई तो, घूमने लायक नहीं रहा, डायबिटीज हो गई तो।
आगे तो कुछ भी हो सकता है ना, तो मैं अपने आज को, प्रेजेंट को ऐसे मेंटेन करूं कि मैं अपना आज एंजॉय कर सकूं, थोड़ी बहुत सेविंग कर सकूं। कुछ क्या कर रहे हैं लोग, टोटल सेविंग, आज भूखे मर जाए, 10 रुपया में सोच रहे हैं आज का पड़ रहे हैं। अरे सोच, तुम आज भूखे मर रहे हो, तुम्हारी जो सेंट्रिलिटी आज है, कल 10 साल बाद की जरूरत है कुछ और होगी, तब तुम और 10 साल आगे की सोच रहे होगे। 50 साल के बाद भी तुम सोच रहे होगे और 10 साल आगे की। फिर खटिया में जिस दिन डरे रह जाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखों में से आंसू पक्का आएंगे कि मैंने जिंदगी के साथ क्या दिया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं खुद नौकरी छोड़े हूँ, टीचिंग में स्कूल में 37,000 रुपये पढ़ा चुका हूँ। 37,000 रुपये मिलते थे स्कूल में मुझे पढ़ाने के। सरकारी में तो मेरे साथ वालों को 80-82,000 मिल रहे हैं CRPF में, वो भी छोड़ चुका। क्योंकि ये बात मैं थोड़ा बचपन से सोच विचारशील रहा हूँ, तो मेरा मन नहीं किया। तो ऐसा नहीं आपको बता ही रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। आपको जो लगे वो करना, कभी किसी फिलोसोफर की बात मत मानना। मैं कह रहा हूँ सबकी जिंदगी के अपने मायने हो सकते हैं, चाहे वो आपके भगवान ही क्यों ना हो, आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो। उसने जो उसूल बनाए उस समय के लिए ठीक होंगे, उनके लिए ठीक होंगे, आपके लिए ठीक हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? और मैंने ये बहुत बड़ी बात कही, इसको ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ चाहे आपके भगवान कह गए ऐसा होता है ऐसा करो, मैं कहता हूँ अगर आपके अंतर मन गवाही नहीं देता, बिल्कुल मत करना। आपका कोई धर्म, कोई भी राजगुरु जो पंडित वगैरह होते हैं, जिन चीज़ों की गवाही नहीं देता मत करना। आदमी क्या है, अंधा है। दूल्हा बारात लेके जा रहा है, 15-20 हज़ार की शेरवानी खरीद के लाया है, केवल रसम है, वो लाल सा कपड़ा ना होता को काली माता बना देते हैं, वो जीव निकल रही होती है। अच्छी सी शेरवानी पहनी, सजा पहला 18-20 हज़ार का, मैं खुद जानता हूँ, और किस नाम नहीं दे रहा किसी का। वो तो 63 हाँ लहंगा और शेरवानी 63,000 रुपए की उधर दुल्हन की थी, और 63,000 की मैं शॉपिंग करा के लाया। और जिस दिन उसने पहनी वो उसके मुँह लटका दी वो जीव सी। क्या हो रहा है, निकासी हो रही है, पूरे मोहल्ला में उल्लू बना के घुमाया। जीजा ने उनके यहाँ साफा बांध दिया। मैंने कि उल्लू से इतनी बड़ी शेरवानी में यहाँ साफा क्यों बांधा है, गेहूं काटने जा रहे हो? वो ऐसे बांधते नहीं है, वो ऐसे यहाँ कटारी कुश्ती को ऐसा होता है। मैंने पागल, कौन से भगवान और कौन से रस्मों से ये कुश्ती हो रही है? बेवकूफ़ी है कि नहीं? वो ये सोच रहा है
अच्छा देखें इधर, तो ये समझ में आ गया होगा सिंपल सीधा कैसे फंस जाते हैं। और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है हैप्पीनेस दिस वे, यानी खुशी का ये रास्ता है। ये वही बात हो गई कि कूल 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 समझ गए। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, बाकी चैप्टर में जो भी आएगा समझ जाएंगे। पॉइंट समझना, रिटन बाय सेल्मा लेजरलॉफ। सेल्मा लेजरलॉफ ने ये लिखा है, वाज ए स्वीडिश राइटर, स्वीडन के राइटर हैं, स्वीडन वालों को स्वीडिश बोलते हैं, whose stories have been translated into many languages, जिनकी कहानियों को कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awoken through the understanding and love। पूरा समझना। A universal theme runs, इसमें एक चीज भी और बताई गई, एक चीज पर और जोर दिया गया, all of them, हम सब जानते हैं ये, a belief, एक विश्वास, that the essential goodness, हर किसी के अंदर एक अच्छाई होती है, चलो कितना ही बड़ा राक्षस क्यों ना बना रहे, हर किसी के अंदर एक अच्छाई है। इन ह्यूमन बीइंग, उसको कैन बी अवोकन, जगाया जा सकता है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। हर इंसान कोई कितना भी गंदा बेकार क्यों ना हो,
अगर उससे प्यार से अच्छे से समझाया जाए, आप उसको समझ पाओ, फिर उसको भी तुम्हें समझ पाए, तो वो अपने आप वो बदलने के चांसेस रहते हैं। दिस स्टोरी सेट अमिट्स द माइंड्स, अपनी बात बाद में बताना बेटा। यह कहानी लिखी गई है, माइंस मतलब होता है खदानें, ऑफ स्वीडन। अब जैसे रेत की खदानें होती हैं, पत्थर की खदानें होती हैं, ये लोहे की खदानें हैं। रिच इन आयरन ओर, कच्चा लोहा वहां मिलता है। अब लोहा ऐसा नहीं कि या थोड़ा मिलेगा ये खुद भी, मिट्टी में कुछ आयरन के तत्व होते हैं, उस मिट्टी को छाना जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है, तब उसमें से लोहा निकलता है, फिर लोहे को भी और पिघला के उसको बनाया जाता है। which figure large in the history and legends that country, और इतनी बड़ी खदानें और लोहे की जिससे कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं, बहुत पुराना इतिहास है उसका। जैसे वो केजीएफ में सोने की खदानें थी ऐसे। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ, इसी तरीके में ये कोई कहानी बताई गई है, तो कहानी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये तो मैंने चिपकाए थे पोस्टर्स, कहानी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, गौर कर लो। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक व्यक्ति है जो बेचता है क्या, रेड ट्रैप्स, और वो कैसे बनाता है, रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, कुछ तार इकट्ठे करता है, उससे वो रेड ट्रैप बनाता है, फिर घर घर जाके बेचता है। He made them himself, उनको वो खुद बनाता है। And odd moments, मतलब विचित्र स्थिति में, बेचारा गरीब है, खाने पीने कुछ है नहीं, भूखा मरता है, तो जब भी कहीं से कोई कार मांग लेता है, मिल जाते हैं, उससे बना के उनको बेच के अपना गुजारा चला रहा है। From the material that he got by begging in the schools, उस मटेरियल से जो भीख मांगकर लोगों की दुकानों में से ले लेता है। कब आ रहा है भैया, आज कब काम कौन हो तो हमें दे दे, अब कोई भीख मांग रहा है कि ठीक है ले जा, कैसे करके ले जाने देते लोगों से, उससे वो क्या बनाता, रेड ट्रैप। एट द बिग फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स में और स्टोर्स में, बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये काम धंधा ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी, इसीलिए वो दोनों काम करता, बेगिंग भीख भी मांगता, और पेटी का मतलब होता है छोटी मोटी, थीवरी मतलब चोरी भी करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा को और बॉडी को साथ रखने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। आत्मा बॉडी साथ रहेगी तभी जिंदा रहेंगे, बट उसने उसको अलग फ्रेज में कहा, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने, फिर भी उसके कपड़े बड़े फटे पुराने रहते थे। तो छोटा कर दो थोड़ा सा, उधर नहीं जा रहा, दिख रहा है ना। हिज चीक्स वर शंकन, उसके जो गाल थे वो, एक होता है खुशी हो तो फूले फुलाए ऊपर रहते हैं, एक ऐसा हो जाता है। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, ग्लीम का मतलब चमकना, भूख उसकी आंखों में दिखाई देती थी, चमकती थी। मीनिंग साथ में लिख रखी है मैंने। ऑड मूवमेंट्स मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ फ्री टाइम्स, विचित्र समय मतलब जब आप खाली हो कुछ नहीं कर रहे हो उसको कह सकते हो। शंकन का मतलब लोवर्ड, मतलब अपन ऐसे नहीं हो जाते, ऐसे ही अपने जीवी हो जाते हैं। ग्लिम्ड मतलब शॉन, कुल मिला के जो अपनी बॉडी है ये खाल है, इनमें जान नहीं होगी, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो अपने आप लटकी जाएंगे। अब ये तुम्हें दिख रहा है कौन है, ये बना दिया है, ये है नहीं वैसे, कोई और होगा बट मैंने छाप दिया ऐसा कोई। नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर, कितनी दुखी और मोनोटोनस मतलब उबाऊ नीरस जिंदगी चल रही है उसकी। टू सच ए वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो आवारा इधर घूमता रहता है अपना काम खर्चे के लिए। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स का मतलब रोड पे चल रहा है, वैसे ही मन नहीं हो रहा तो कहीं जाना ही नहीं है, और कहीं जाना ही नहीं हो तो फिर पैर अपने घसीटते हैं, क्योंकि आगे जाना नहीं है, वैसे चल रहे हैं। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, अपने ही ध्यान में खोया हुआ है। बट वन डे, एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, एक दिन एक सोच विचार में पड़ गया ये, विच रियली सीम्ड टू
इंटरटेनिंग, जो उसको बड़ी इंटरटेनिंग लगी, कुछ ऐसा सोचा मन में और इस बात से बड़ा खुश हुआ। ये क्या खुश हुआ? He had naturally been thinking of his rat traps. एक्चुअल में वो नेचुरली अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक से he was struck by the idea, उसके माइंड में एक आइडिया आया that the whole world about him, पूरी दुनिया के बारे में उसे दिमाग में एक आइडिया आया रेड ट्रैप के बारे में सोचते सोचते। The whole world with its lands, seas, cities, villages, पूरी की पूरी दुनिया, शहर हो चाहे गांव हो, जमीन हो चाहे समुद्र हो, जमीन आसमान कुछ भी हो, माने पूरा संसार was nothing but a big rat trap, कुछ नहीं है बल्कि क्या है? अभी आपने सुना होगा माया जाल जंजाल। मैं धर्म के विरुद्ध क्यों, मैं नास्तिक हूँ, तुम्हें अपनी सही बताऊं। और हर पढ़ा लिखा जिसने चीजों को ढंग से समझा होगा वो तुम्हें 95% नास्तिक मिलेगा। और नास्तिक होना सभी का जरूरी है, क्योंकि नास्तिक होने से आप उस चीज पर सवाल उठाते हो, और जब उस सवाल का ऐसा जवाब मिल जाए कि आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाए, फिर उस पर विश्वास करने का मजा ही कुछ और है। किसी और की कही गई बातों में विश्वास जब आप करते हो पूरे मन से नहीं करते। तो मैं कुछ बातों पर विश्वास करता हूँ, कुछ बातों पर नहीं करता। यहाँ रेट रेट कह रहा हूँ, देखना धर्म वाले लोग क्या करते हैं। वो कहते हैं बेटा संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कमाना, कुछ नहीं जोड़ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, कुछ नहीं। वो कहता है कि धन के चक्कर में मत पड़ो, और एक साइड कहता है कि दान पुण्य करो फायदा मिलेगा। जब उसके पास धन होगा नहीं तो दातन से दान पुण्य करेगा। जब तुम कह रहे हो धन में कुछ नहीं रखा, धन कुछ नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए मन में, तो तू दान पुण्य करने की क्यों कह रहा है? क्या हवन करा लो, 1 रुपया खर्च होगा, घंटा चढ़ा दो, ऐसा कुछ कर लो, चादर चढ़ा के आओ। जो इंसान लेटा हुआ है मरा, उसकी कब्र पे चादर चढ़ाने से या मंदिर में घंटा चढ़ाने से अगर कुछ हो रहा हो तो बताओ। और तुम सोचते हो कि तुमने घंटा बोला है 50 किलो को मंदिर पे चढ़ाने मोड़ा है जाए तो, या ऐसा है जाए तो। अगर आपकी घंटा की वजह से अगर वो आपकी मुरादें सुन रहा है तो भगवान से बड़ा रिश्वतखोर कोई नहीं है। और ऐसे भगवान को पूजना मैं नहीं मानता बिल्कुल भी, चाहे किसी भी धर्म का हो। अगर आप मन के सच्चे हो और आपका सच में मन है तो भगवान आपकी वैसे ही सुनेगा। आपको रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है कि 12 में बचा रही हो 501 को, तो 1100 को बैठो वही मतलब बोले भाई क्या ही तो अर्जी निरस्त। तो 50 पे बोलो बाकी सुनेंगे नहीं, लाते हैं भाई हमसे तेरी तू पहले तू माइनस में जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो गरीब है उसकी अर्जी 11 रुपए की हो सकती है, एक की अर्जी 1 करोड़ की भी हो सकती है। हाँ भगवान को श्रद्धा है, 10 रुपए का अपने मन से 1 रुपए का भी चढ़ा रहे हो, श्रद्धा भाव एक अलग चीज है। आपके देवी देवता है आपसे कुछ कि उनको पूजा पाठ करके चढ़ाना है, कभी कहीं कहीं कहीं। आप गौर करना जो आपके देवी देवता होंगे उनको पूजा के लिए कहो तो घर से पूरी बना के पूजा बना के चढ़ाया है, देवता खुश हैं। सही कह रहा हूँ? होते हैं देवता मानता हूँ और जरूरी भी है, उनको अपन चढ़ाते हैं, देवता खुश है, कभी कुछ नहीं। जिन नौटंकी करवाते हैं पंडित लोग, भागवत सुनाने आ रहा है इतनी सारी पंचायतें करेगा, 7 दिन के 7 लाख लेके चला जाएगा, जनता उल्लू बनी बैठेगी। देखो जनक होगा कृष्ण को आवाज भगवान कर दीजिए कन्हैया लाल की, और सब आ रहे हैं मोड़ा कृष्ण बने वो। एक दिन के लिए कृष्ण बना के मानता समझ रहा है, उसके ऊपर 50-60 हजार खर्च कर लिए। अब वो खुशी के लिए तो बेटर है, लेकिन हर किसी को जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं हो वो उसकी ओर ना करे। जिसके पास एक्स्ट्रा है वो खुशी के लिए कर रहा है तो बात अलग है, खुशी के लिए कुछ भी नौछावर हो जाए। याद रखना बहुत से लोग आपको जाल में बताना चाहेंगे इस रेट ट्रैप में। दुनिया क्या है? एक रेट ट्रैप। It had never existed for any other purpose than to set bets. इस दुनिया में कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ एक ही है, बस अपनी बेट। बेट का मतलब होता है चारा डालना लोगों को, और जो इस चारे में फंस जाता है वो मारा जाता है। वी आर हायरिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज 25 सैलरी प्लस इन हैंड कैश 70,000 प्लस इनिशिएटिव। उल्लू बना के ऐसे फंसाते हैं। क्या बताओ? फोर पीपल इट ऑफर्ड रिचेस। ये आपको क्या दिखाता है? उसके लिए चीज का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा। ये आपको पता क्या दिखा रहा है कि भाई अमीर बन जाओगे,
खुशी मिलेगी, रहने के लिए शेल्टर आश्रय मिलेगा, बढ़िया घर बन जाएगा और खाना मिल जाएगा। आप गौर कर लेना, हर परिवार में एक ना एक फौजी होगा और पूरी जिंदगी में उसने क्या क्या किया होगा। अच्छी गाड़ी खरीद ली होगी, बुलेट वगैरह। लड़के उनके सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ रहे होंगे, एक घर बनाया होगा और अपनी बहन की और अपनों और खुद के भैया की शादी कर ली होगी और एक दो प्लॉट बाजार में होंगे, इतने पर रिटायरमेंट होके आ गया। लेकिन सपोज करो इतने सारी चीज के लिए उसने अपनी जिंदगी की 15-20 साल बेच दी है। बेची है कि नहीं? क्या 20 साल वो अपने मन से उसने एक दिन भी जी पाया? उससे पूछना, जिस दिन वो वापस जाए ना नौकरी पे, देशभक्ति है तो बात अलग है, करो नौकरी, मन है कि अच्छा लग रहा है नौकरी में तो ठीक है। जिस दिन वो नौकरी छोड़ के जा रहा हो कि टाइम पूरा हो गया, उससे बैठना उसके साथ। जिस दिन आए उस दिन नहीं, उस दिन तो उला करेगा पूरे बाजार में मोटरसाइकिल ऐसे खराब हो जैसे हवाई जहाज। जिस दिन जा रहा हो 2 दिन बचे हो, शांति से बैठ के पूछना कि अल्लाह सही बता नौकरी मजा आ रहा है, वो आपसे 2 बातें कहेगा। ठीक है, घर बार चल रहा हो, पैसा आ जाता है, कहाँ है यहाँ करते हो, कहा फालतू घूम रहे थे। कहीं ना कहीं उसने अपनी मजबूरी तो दिखाई। तो टाइम हो गया, इस पैसेज को खत्म कर दो। अब तो मुझे टाइम बताते हैं। हीट एंड क्लॉथिंग, कभी गर्मी से नहीं मिलेगी, पैसा होगा तो एसी आएगी। और क्लॉथिंग मतलब एसी तो लगा दोगे, कपड़ा तो ले लोगे, क्या तुम पहन पा रहे हो? ड्रेस पहने कर रहे हो साल भर। सही कह रहा हूँ? अपने मन से ढीला लगाने वाला ज्यादा गुस्से उससे। एग्जैक्टली एज द रेट रैप ऑफर चीज एंड फॉर, जिस तरीके से रेट रैप ऑफर करता है आपको, एज सुन एज, बेटा कई बार समझाया है, as soon as anyone let himself be tempted, जैसे ही कोई अपने आप को let himself be tempted, अपने को लालच में आ जाता है, उसको जैसे प्रलोभन आता है इन चीजों का, टू टच द बेड, और इन जो अभी बताई अमीरी, रईसी, खुशी, कपड़े, रहना, इन सब को पाने के चक्कर में जैसे ही उसे छूने जाता है, इट क्लोज इट ऑन हिम, वो रेट रैप उसको अपने अंदर बंद कर लेता है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसकी जिंदगी जा सकते हो। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, शुरुआत है। चैप्टर्स को मजा से मत लेना, ये हकीकत है तुम्हारी।